हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबी के पेपर 3 की एएफएमजी। इसका मॉड्यूल ए हम देख रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें चैप्टर 7 है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, फिर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस हैं, और शीट्स क्या होती हैं, कैपिटल शीट और रेवेन्यू शीट किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। Expenditure means spending money or incurring a cost by a business or individual to acquire goods, service or assets. Expenditure का मतलब है खर्चा या व्यय। तो एक्सपेंडिचर खर्चा या व्यय उसे कहा जाता है जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को या कोई एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा हम पे करते हैं उसी को हम खर्चा या एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब अकाउंटेंसी के टर्म्स में एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो ही तरह के खर्चे होंगे हमारे पूरी अकाउंटेंसी के अंदर। अब बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस प्रकार का खर्चा है जो कि लंबे समय तक हमको फायदा देता है। हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो वैसे सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के हमको काम नहीं आएगा, वो आगे आने वाले दो मतलब एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के हमको काम आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स को क्रिएट करते हैं। सपोज जैसे हम हमारे बिजनेस में मशीन खरीदते हैं, तो मशीन खरीदने का जो खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन जो है हम किसी एक साल के लिए काम में नहीं लेंगे। मशीन जो है हमारे बिजनेस के लिए सालों साल काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है जब हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो डे टू डे खर्चे होते हैं, जैसे हम हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेंगे, हम हमारी जगह का रेंट पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो खर्चे हैं ये डेली बेस पे किए जाते हैं और ये फिक्स फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं। तो ये जो खर्चे हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको क्लासिफाई करने के लिए ना कि हम कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है, इसके लिए इसको हम तीन तरीकों से निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस। दिस टेस्ट कंसीडर वेदर द एक्सपेंसेस इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इससे पता लगेगा कि कोई खर्चा जो है वो रिकरिंग है, ये बार बार होने वाला है, या फिर नॉन रिकरिंग है, ये बार बार नहीं होने वाला है। ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर अकर्स फ्रीक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो खर्चे फ्रीक्वेंटली होते हैं उसको हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंक्लूड्स द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड रेंट, दीज आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे बिजनेस में होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी की पेमेंट करना या रेंट की पेमेंट करना, तो वो खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे। देन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज टिपिकली वन टाइम और इनफ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस, जनरली दीज आर कैपिटल इन नेचर। तो ऐसे खर्चे जो कि रिकरिंग नहीं है, वन टाइम होते हैं या बहुत कम रेयर ही होते हैं, तो इन प्रकार के खर्चों को हम कैपिटल खर्चा बोलते हैं। सच एज द परचेज ऑफ ए मोटर कार और ए मशीनरी, however the materiality concept may apply. For instance, the purchase of a wall clock for 500 is non-recurring, but the amount is insignificant, so practical purpose it is often treated as given expenditure. तो कहने का मतलब है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हम जनरली लंबे समय के लिए करते हैं, और लाइक मशीन खरीदना या मोटर कार खरीदना बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें अप्लाई रहता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब मान लो हमने बिजनेस के लिए वॉल क्लॉक ली, मतलब हमने दुकान के ऊपर एक दीवार घड़ी लगाई। अब दीवार घड़ी क्योंकि एक से ज्यादा साल के लिए काम करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर मटेरियलिटी कंसेप्ट लगाया जाए, क्योंकि दीवार घड़ी क्या बहुत छोटी अमाउंट की आती है, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है उसका, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मानते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। फिर आता है इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंकरिंग कैपेसिटी। अब जो हम खर्चा करके जो एसेट्स या जो भी सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो वो हमको कितने तक हेल्प करेगी, ये भी डिपेंड करता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिस टेस्ट एग्जामिन हाउ द एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट्स द बिजनेस एबिलिटी टू जनरेट इनकम। तो इससे ये पता चलता है कि
उस खर्चा करने से हमारे बिजनेस के अंदर इनकम जो है वो कितने समय तक जनरेट हो पाएगी। एक्सपेंडिचर दैट हेल्प जनरेट रेवेन्यू ओनली इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड रेवेन्यू इन नेचर। ऐसा खर्चा जो हमको फायदा करेगा सिर्फ उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हम सैलरीज पे कर रहे हैं, तो हमने जिस फाइनेंशियल ईयर की सैलरी पे करी, तो हमारा एम्प्लॉय भी उसी फाइनेंशियल ईयर काम करेगा। तो ये खर्चा जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन एक्सपेंडिचर दैट हेल्प जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड सच एज परचेज ऑफ न्यू प्लांट आर क्लासिफाइड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो कि हमको एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए फायदा करेगा, तो वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम ये यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हम दोनों खर्चों को क्लासिफाई कैसे करेंगे, कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, दिस टेस्ट फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द बेनिफिट्स ड्यूरिंग द एक्सपेंसेस। और ये इस पे हम पता कर सकते हैं कि उस खर्चे का बेनिफिट हमको कितने समय तक मिल रहा है। इफ द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इज शॉर्ट टर्म और कंज्यूम्ड विद इन द करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा कोई खर्चा किया है जिसका जो फायदा है वो हमको शॉर्ट टर्म रहेगा, तो या एक ही साल के लिए रहेगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर वो लॉन्ग टर्म और या सेवरल ईयर तक हमको फायदा करेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया कि हमने कोई बिल्डिंग, सॉरी मशीनरी खरीद ली, क्योंकि वो लंबे समय तक हमें फायदा करेगी, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मोटी मोटी बात हमने ये कर लिया है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई इनको 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहला कि नेचर क्या एक्सपेंसेस का, क्या वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब जो बार बार खर्चे हम करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, तो रिकरिंग खर्चे जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, और नॉन रिकरिंग खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, फिर रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी क्या है, मतलब जो खर्चा हम कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस उससे रेवेन्यू जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कमाएगा या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए कमाएगा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर कमाता है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर कमाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन है बेनिफिट फॉर द एक्सपेंडिचर। और अगर कुछ खर्चा करने से हमको उसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर कुछ ही समय के लिए मिलेगा या शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन expenses from which the benefit is consumed over the multiple years, जिनका फायदा मल्टीपल ईयर्स के लिए ले सकते हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट द एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल और intangible assets that will be used to generate income over a period of time or to increase the business earning capacity। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स खरीदने में करते हैं। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक प्लांट मशीनरी। और इनटेंजिबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, लाइक पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको खरीदने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लंबे समय तक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स द परचेज ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट राइट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट राइट्स जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, और परचेज ऑफ प्लांट और बिल्डिंग जो हमारी टेंजिबल एसेट्स हो गई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16 और 18 प्रोवाइड डिटेल्स गाइडेंस ऑन विच कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16 और 38 के अंदर बताया गया है। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन को। तब आपका आंसर होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और 38। कॉस्ट विच इज क्लासिफाइड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हमने मशीन खरीदी, ठीक है, तो एक प्राइस तो होता है जो मशीन के लिए हमने पे कर दिया। अब उस मशीन को हमारे प्लांट के अंदर इंस्टॉलेशन का चार्ज लगेगा। ठीक है, फिर उस मशीन को कहीं से ट्रांसफर कराया है, तो उसका चार्ज लगेगा। तो बताने का मतलब है कि क्या मशीन की कॉस्ट ही सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा या ट्रांसफर का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारा आंसर होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने मशीन खरीदी, तो मशीन के पैसे, मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा और मशीन के ट्रांसफर खर्चा, या मशीन को इंस्टॉलेशन में जो किसी भी प्रकार का कोई खर्चा आ रहा है, तो वो सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि हमने बात करी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको लॉन्ग रन में फायदा देता है। अब मशीन का जो इंस्टॉलेशन है वो बार बार तो होगा नहीं, वो सिर्फ एक बार होगा, तो नॉन रिकरिंग है ना। नॉन रिकरिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन सा खर्चा है,
सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट, द परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट द bringing the access to the location and condition necessary to it to be operational, example site preparation, installation और professional fees। ठीक है, तो मतलब मशीन को खरीदना, मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन को तैयार करने में जो खर्चा आता है, तो वो सब मतलब जैसे साइट प्रिपेयर करने हमको किसी मशीन की प्लांट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इतनी जगह उसको चाहिए, उसको जगह को बनवाना, उसको साफ करवाना, जो भी खर्चा है तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा या कोई प्रोफेशनल उसको इंस्टॉल करने आया तो उसकी फीस, ये सब हमारा इंक्लूड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देन सब्सिक्वेंट कॉस्ट, cost for replacing major parts of an assets at regular intervals or the cost of major inspection required for the assets to continue operating। और अगर उस मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं जो मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं जो चेंज होने हैं फ्रीक्वेंटली, या उसको मशीन को रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है कि एक कंपनी से कोई भी इंजीनियर आएगा जो रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा, उसका खर्चा भी जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। देन डेवलपमेंट कॉस्ट, directly attributable cost necessary to create, produce, prepare and internally generated intangible assets for its intended use। अब मानो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। अब किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले तो उनको कोड लिखने होंगे, ठीक है, तो एक कोडर हायर करना पड़ेगा। देन उनको कोडिंग के बाद उसकी टेस्टिंग करनी होगी, तो टेस्टिंग पे जो खर्चा होगा, तो कहने का मतलब है अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में जितनी भी कॉस्ट आएगी, तो डेवलपर में जितनी भी कॉस्ट आएगी तो वो सारी कॉस्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। अब अगर कोई ड्रग कंपनी है, मतलब कोई दवाई बनाती है, तो दवाई बनाने के लिए सबसे पहले तो उसको फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है, पहले तो उस दवाई का फॉर्मूला बनेगा, फिर उस दवाई के फॉर्मूला में जो खर्चा आएगा उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, एक लार्ज स्केल पे टेस्टिंग करवाई जाएगी, उसके बाद कुछ कंप्लाइंसेस जो है गवर्नमेंट के फॉलो करने होंगे, उस पर जो खर्चा होगा, तो ये सब मिलके उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट बनेगी। तो मतलब कि वो ये सभी जो है उस उस इंटेंजिबल एसेट्स की, मतलब उस वस्तु की कैपिटल कॉस्ट कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये है कि जैसे सॉफ्टवेयर की बात है, तो सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के लिए एसेट्स हो सकती हैं, या सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए तो एसेट्स हैं क्योंकि वो उनको कमा के दे रहा है, तो एसेट्स इसलिए हैं क्योंकि उनको कमा के दे रहा है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट इसलिए है क्योंकि हम उस सॉफ्टवेयर को टच तो कर नहीं सकते, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट है। तो हमने यहाँ पे ये बात करी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे निर्धारित करेंगे, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके तीन चीजें हैं। सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट, कि उसको खरीदने में कितनी कॉस्ट आई, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, इंपोर्ट ड्यूटी पे, अगर बाहर से कुछ सामान मंगाया, तो ये सारी इनिशियल जो कॉस्ट है ये ऐड होगी उस एसेट्स के अंदर। ठीक है, देन उसकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट, अब मानो कुछ एसेट हमने परचेज कर ली, अब उसको रेगुलर कोई इंजीनियर इंस्पेक्शन करने आता है, या उसका मेजर स्पेयर पार्ट है जो बार बार चेंज होता है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देन डेवलपमेंट कॉस्ट, अब उस मशीन को बनाने में अगर कुछ डेवलपमेंट में कॉस्ट आ रही है तो वो भी सब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी। अब ये तो हमने बात कर ली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे कौन से हैं। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माने जाएंगे, cost which are not classified as capital expenditure which are treated as revenue expenditure। तो ऐसे खर्चे किनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग एंड रूटीन मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, अगर डेली कोई उसको चेक कर जाता है या सर्विसिंग करवाई जाती है मशीन, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खर्चे जो हैं ये रूटीन में होंगे, रिकरिंग खर्चे हैं। दूसरी बात कि ये सर्विसिंग का कॉस्ट है, क्योंकि हम मशीन को एक साल में कई बार सर्विस करवानी होगी, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म फायदा करेगी, तो शॉर्ट टर्म फायदा करेगी तो हम लोग ऊपर पड़ा ही था, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। देन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, अब अगर हमने कोई नया फैसिलिटी लॉन्च करी और वहां पे कुछ खर्चा किया या नया प्रोडक्ट बना के उसकी मार्केटिंग करी, तो ये भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए हमको बेनिफिट करेगी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमारी करी, मतलब बिजनेस को डेली चलाने में जो खर्चे किए वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ए पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अब हमारे बिजनेस ऑपरेशन की जगह हमने कोई जगह चेंज करी या उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसमें जो खर्चे हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स एंड कस्टमर लिस्ट, और हमको हमारे बिजनेस के लिए गुडविल क्रिएट करनी थी, ब्रांड क्रिएट करना था,
या कस्टमर लिस्ट को अच्छा करना था, उसके लिए जो हमने खर्चे किए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो एडवर्टाइज़मेंट से होती हैं, ठीक है? अब एडवर्टाइज़मेंट जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रिकरिंग होगा, बार-बार करना होगा रेवेन्यू एडवर्टाइज़मेंट, तो और हमको ये फ़ायदा भी है शॉर्ट टर्म के देगा। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रेनिंग स्टाफ टू ऑपरेट एन एसेट, और हमारे जो स्टाफ जो हमारा उस प्लांट को संभालेगा बिज़नेस के अंदर, ठीक है? या हमारी जो भी एसेट्स है, उसको मैनेज जो करेगा स्टाफ, तो ये जो खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, ना कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है? देन है अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर हम कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब हम कोई एसेट्स क्रिएट करते हैं, तब हम उसकी हमारे बिज़नेस के अंदर एंट्री किस प्रकार से करते हैं? When a fixed asset is acquired, the assets account is debited and the corresponding payment method cash or bank is credited। अब देखो, क्योंकि एसेट्स और कैश हमारा दोनों ही हमारा रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट की बात करें हम, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं, एसेट्स को परचेज करते हैं, तब हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, मतलब हम एसेट्स को कम करते हैं, तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब बिजनेस के अंदर कैश आ रही है, तब उसको डेबिट करते हैं, और जब बिजनेस के अंदर कैश जा रही है, तब उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करें तो हमने एक मशीन खरीदी है। एबीसी लिमिटेड परचेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर इट्स डिजाइनिंग बिजनेस फॉर 2 लाख एंड पे इन चेक। तो उसने 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा और उसकी पेमेंट करी चेक से। तो सॉफ्टवेयर के हमारे लिए एसेट्स हैं, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख, तो बैंक से पैसा दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और सॉफ्टवेयर जो अकाउंट है, क्योंकि हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है, तो उसको डेबिट कर दिया, ठीक है? अब बैंक से पैसा दिया क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसा दिया, ठीक है? तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एग्जांपल है रियल अकाउंट का है, और इस प्रकार से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री करते हैं। अब अगर हम बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट जो हमारे वो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंसेस के। अब मान लो हमने सैलरी पे करी, तो सिंपल सी बात है, सैलरी अगर कैश में पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमारा जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारे खर्चे होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी एंट्री ऐसे करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री जो है, क्योंकि एसेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, अगर सेल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो सबसे पहले है द अमाउंट स्पेंट इज यूजुअली लार्ज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लार्ज अमाउंट, लार्ज खर्चा कहलाता है। जैसे हम बात करें, हमें हमारा बजट आया था थोड़े, ठीक है, फरवरी के अंदर बजट आया था, उसमें सरकार ने बोला था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे हमारा, ठीक है? तो सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वन टाइम खर्चा है, और ये लंबे समय तक वो फायदा देता है। तो सरकार के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो वो एक साल के लिए तो बना दी थी, वो लॉन्ग टर्म उसको फायदा करेगी, ठीक है? अब सरकार को लॉन्ग टर्म फायदा करेगी, साथ में सरकार को लगातार कमाई देगी। जैसे सरकार अगर रोड बना देती है, तो रोड पे सरकार क्या है, टोल टैक्स चार्ज करेगी, और टोल टैक्स जो है सरकार सालों साल चार्ज करती रहेगी। तो इस प्रकार का है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के लिए, अब जो रोड बनाने के लिए, जो रोड बना लिया, टोल टैक्स कलेक्ट करने लगी, तो वो तो हमारे सरकार के लिए एक तरह से इनकम होगी। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने स्टाफ हायर किया, जो टोल टैक्स के जो वहाँ पे हम जहाँ पे रुक के फास्ट टैक्स चार्ज करते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होता है, तो उन स्टाफ की जो सैलरी है, तो वो सरकार के लिए क्या है, वो एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो उनको शॉर्ट टर्म के अंदर बार बार रिकरिंग करनी रहती है, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट है वो लार्ज होगी, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की रिलेटिवली स्मॉल होगी। देन पर्पल द पर्पस इज टू इम्प्रूव एंड इनहेंस द बिजनेस प्रोडक्टिव एंड अर्निंग कैपेसिटी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम तो करते हैं जब, क्योंकि हम नई मशीनरी खरीद लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी अर्निंग बढ़ेगी, इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम मेंटेन करने के लिए करते हैं, कि द पर्पज इज मेंटेन फिक्स एसेट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमको ऐसे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जो स्थिति में हम हैं उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब बिजनेस की वही कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे अब हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे करने से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी, बस हम ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन के लिए हम खर्चा कर रहे हैं।
देन कैपिटल एक्सपेंडिचर में द बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमको फायदा जो है वो लंबे समय तक होता है, और लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमको शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये बार बार हमको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होता है, ये हमको दोबारा बार बार करने की जरूरत होती है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज रिकॉर्डेड एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट, क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी करते हैं तो हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है उससे, ठीक है। जैसे हम गुडविल बना रही, या हमने कोई प्लांट खरीद लिया, तो इससे क्या हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट्स क्रिएट होगी। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इट इज रिकॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम हमारी जो एंट्रीज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, क्योंकि ये जो खर्चा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। तो इससे हमारी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, हम डेली जो खर्चा कर रहे हैं वो है। अब सपोज करो कि हमने सैलरी पे करी, तो सैलरी पे करी तो हम इसको कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि जितना हम पैसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो उतना लॉस हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। और जितनी इनकम हमारी बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारी बैलेंस शीट में एंट्री होती है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री होती है। तो ये हमने बात कर ली, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम देखते हैं रिसीट्स क्या होते हैं। रिसीट्स देखो, जस्ट लाइक एक्सपेंडिचर रिसीट्स आर आल्सो क्लासिफाइड एदर कैपिटल और रेवेन्यू, तो जिस प्रकार से हमारे खर्चे जो हैं वो कैपिटल और रेवेन्यू हो सकते हैं, उसी प्रकार हमारी जो रिसीट्स हैं वो भी कैपिटल और रेवेन्यू हो सकती हैं। तो रिसीट्स क्या होता है, रिसीट्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, जो कि हमारे एक्सपेंडिचर की तरह सेम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले रेवेन्यू रिसीट्स की। तो लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स भी वो होते हैं जो हमको डे टू डे काम में प्राप्त होती हैं, डे टू डे बिजनेस के अंदर हमको प्राप्त होती है। जैसे हमने कोई फिनिश गुड्स सेल किया तो उसके बदले जो हमको पैसा मिला तो वो हमारी रिवेन्यू रिसीट होंगी। देन हमारे हमने कोई सर्विस दी, उसके बदले हमको कमीशन मिली, तो वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। तो ये मतलब कि डेली काम करने से जो हमको रिसीट्स मिल रही हैं तो वो हमारी डे टू डे रिसीट जो है वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नॉन रिकरिंग होती हैं। दूसरा, ये होती क्या है, जैसे हमने हमने शेयर मार्केट से पैसा रेज किया, तो हमको जो पैसा मिला तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स हुआ। या फिर हमने कुछ फिक्स एसेट्स जो है हमारी सेल कर दी, जैसे हमारे पास प्लांट था कोई पुराना जो कि अब हमारे काम का नहीं है, हमने उसको सेल किया, तो उससे जो हमको पैसा मिला वो हमारी कैपिटल रिसीट्स हुई, ना कि हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हुई, क्योंकि ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये हमको डेली तो प्राप्त नहीं होंगी ना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रिसीट्स हैं वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होंगी, और जो डेली काम करके जो हमको रिसीट मिली है वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। कैपिटल रिसीट्स आर फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ऑपरेशन एक्टिविटीज, मतलब नॉन ऑपरेशन एक्टिविटीज मतलब बिजनेस ना करने के अलावा भी जो हमको रिसीट्स होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। दीज आर टिपिकली लार्ज नॉन रिकरिंग अमाउंट्स दैट आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशन। ये लार्ज अमाउंट होती हैं, नॉन रिकरिंग होती हैं, बार बार नहीं इसको मिलती, और ये जनरेट होती हैं प्राइमरी बिजनेस ना करते हुए, मतलब प्राइमरी बिजनेस जो हमारा है उसके अलावा जो हमको पैसा मिलता है वो है कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल, फंड रेज फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हमने पैसा शेयर बेच के वो जो हमने मार्केट से रेज किया तो वो है हमारा कैपिटल रिसीट्स। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर हमने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, या हमने कोई फिक्स एसेट जो हमारी प्लांट और मशीनरी थी वो बेच दी, उससे जो पैसा मिला वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होगा। देन ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, तो कई बार क्या होता है गवर्नमेंट भी है कंपनीज को ग्रांट में पैसा देती है, मतलब मुफ्त में पैसा देती है कि आप देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, उसके लिए आप ये प्लांट लगा लो, तो उसके लिए सरकार जो ग्रांट देती है तो वो भी उस बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम एंड देयरफॉर नॉट राउटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कैपिटल रिसीट जो है वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकम तो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमने हमारे बिजनेस करके नहीं कमाई है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम नहीं दिखाएंगे, हम इसको सीधा हमारे बैलेंस शीट में शो करेंगे। हाउएवर एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन,
प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर हमको वो फिक्स एसेट्स बेचने से कुछ प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, तब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है। अब देखो, हमारे पास कुछ मशीन थी जिसको हमने एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखा रखा था। ठीक है। अब हमको क्या हुआ, हमको कुछ कैपिटल रिसीट्स मिली, मतलब हमको कुछ पैसा मिला, हमने उस मशीन को बेच दिया। मशीन को बेच दिया तो मतलब उसकी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के अंदर हम मशीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। और अगर उस मशीन को बेचने से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद हमको कुछ फायदा हुआ, हमको कुछ उस मशीन से फायदा हुआ, तब हम इस फायदे को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देन हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की। Revenue receipts are funds generated from the normal day-to-day operations of the business. तो revenue receipt ऐसे फंड्स हैं जो कि हम नॉर्मल और डे टू डे बिजनेस करने से जो हमको प्राप्त होते हैं। These receipts are recurring in nature and represent the income earned during the accounting period. तो ये जो इनकम है रिकरिंग इन नेचर है, क्योंकि ये इनकम हमको बार बार होगी कि कस्टमर को हम सामान बेच रहे हैं, तो कस्टमर जो पैसा दे रहा है वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हैं, और ये अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेम अकाउंटिंग पीरियड की होती है, इसीलिए हम इनको रिवेन्यू रिसीट्स मानते हैं। एग्जाम्पल रिवेन्यू फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर हम गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हैं, उसके बदले में जो रिसीट्स हो रही है वो रिवेन्यू रिसीट्स हैं। फीस अर्न और सर्विस फॉर सर्विस रेंडर्ड, हमने कोई सर्विस दी है, उस पर हमको कोई फीस मिली है। या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड की पेमेंट हो रही है, तो वो भी हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तब हम रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सबकी जो एंट्रीज हैं, इन सबको हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, ये सबके लिए अलग अलग है। ठीक है। तो हम हमारा पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स क्या है और रिवेन्यू रिसीट्स क्या है। ठीक है। तो हम इंटरेस्ट और डिविडेंड जो इन्वेस्टमेंट में मिला उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स आर राउटेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे आर की कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। और रेवेन्यू रिसीप्ट जो है, क्योंकि वो बिजनेस करके ही हमको प्राप्त हो रही है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, जिससे हमको हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस पता चल पाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने ये बात कर ली कि हमारा एक्सपेंडिचर किससे बोलते हैं, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देन हमने बात करी कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस क्या है, देन कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर की आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन, आप इससे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, और इसी के साथ आपको एमसीक्यू भी प्राप्त होगा। एमसीक्यू क्या है, इस चैप्टर के 10 एग्जाम बेस्ड पे, एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का हर बार एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, उसमें ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति ने मशीन परचेज करी, तो क्या वो खर्चा जो है वो कैपिटल है या रिवेन्यू है। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी, ठीक है, तो ये खर्चा उस बिजनेस के लिए किस प्रकार से देखा जाएगा, तो आपका आंसर होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे एग्जांपल ये देख लेते हैं, एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर और इम्प्रूव ए लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो एक खर्चा किया जिससे हमने एक लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदा है या उसको सुधार करवाया उसके अंदर। द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम ओवर द मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका फायदा जो है हमको मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा। इज नोन एज, तो ये किस प्रकार का खर्चा होगा, क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो आंसर है नहीं। क्या रिकरिंग एक्सपेंडिचर, नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, नहीं। तो ये हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमको एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए फायदा देता है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इस प्रकार के जो खर्च क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका फिर आपको आंसर की भी मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन।